एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है। जो बड़े सेंटेंस हमारे पास बड़े बड़े वाक्य दिए हुए रहते हैं, एक एक पैराग्राफ के कुछ वाक्य होते हैं जिनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है, उसकी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक छोटे से वाक्य की। मान लो एक वाक्य हमें दिया गया है, राम क्रिकेट खेल रहा है। एक वाक्य लिखा हुआ है, राम क्रिकेट खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हमें पता चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें आसानी से इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। भाई सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी गई है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ हमें दे रखा है। हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर कुछ सेंटेंस इस प्रकार दिए हुए होते हैं, बड़े वाक्य कुछ इस प्रकार दिए हुए होते हैं जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये सेंटेंस किस टेंस का है, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कौन हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब अकेली आएगी या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग किया जाएगा, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो हम बात करेंगे उन सेंटेंस की, उन वाक्यों की जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनको ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस सेंटेंस की कि इस प्रकार हमने टेंस, बहुत ज्यादा टेंस पढ़े हैं, बहुत ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखा है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, टेंस की पहचान हमने कर ली, वर्ब हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, आसानी से लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला है जो कि हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब का यूज होता है, उसके बाद अदर वर्ड का यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर ये हम इस सेंटेंस को याद न करके एक छोटा सा तरीका याद कर लें जिसमें लिखा है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, कि इन 3 डिजिट से हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। 1 नंबर दिया है, 2 नंबर, 3 नंबर दिया गया, मैथ्स के डिजिट दिए गए हैं। इन डिजिट के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए वो किस प्रकार होता है। हम सब्जेक्ट को किस प्रकार लिखते हैं, एस लिखते हैं। कितने लेटर है, 1 लेटर है। हम हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिखते हैं, कितने लेटर है, 2। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हो या फिर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज किया गया हो, इसमें भी वो भी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, क्योंकि इसमें भी एम और भी कितने लेटर हो गए, टोटल 2 लेटर हो गए। उसके बाद जो अन्य सेंटेंस, अदर सेंटेंस जो बच गया है, बचा हुआ वाक्य आगे आ जाता है। इसको हम एक बार इस वाक्य में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि किस प्रकार होगा। 1 नंबर था, सबसे पहले लिखा है 1 नंबर, उसके बाद लिखा है 2 नंबर और यह है 3 नंबर। ये 3 नंबर किसके लिए आता है, मान लो यहाँ पे लिखा है राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब ये इस सेंटेंस में हमने किसको ऐड कर दिया, नोट को ऐड कर दिया। नोट में लेटर्स को काउंट कीजिए, 1, 2 और 3, कितने हो गए, 3 लेटर हो गए। मतलब नोट हमेशा कितने नंबर पे यूज किया जाता है, 3 नंबर पे यूज किया जाता है। अब बात हो रही है, 1 नंबर पे आएगा सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और 3 नंबर पे नोट। क्लियर। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे। रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। काम क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करने के लिए हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है। काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, एक्शन क्या है। एक्शन है यहाँ पर, वर्ब है खेलना। खेलना क्या बोलते हैं, प्ले। मिल गई। अब जो वर्ब का, इस जो वर्ब दी गई है, ये जो काम करने वाला है, जो खेलने का काम कर रहा है या फिर जो अन्य जो कोई काम दिया गया है, उस काम को करने वाले को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर खेलना है, खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। क्या खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, किससे खेल रहा है, ये सब सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गए। बचा क्या, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर। इज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज किया जाता है आई के साथ। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर आएगा। 1 नंबर किसका होगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है,
राम। 2 नंबर की बात करेंगे, 2 नंबर होगा हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब है प्ले, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, किसका यूज होगा? इज का। वर्ब क्या है? प्ले। कंटिन्यूस में इज, एम, आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में दिया हुआ होता है आईएनजी। ठीक है, प्ले के आगे जोड़ देंगे आईएनजी, हो गया राम इज प्लेइंग। अब बचा क्या? क्रिकेट, आगे लिख देंगे क्रिकेट। इस प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे उन बड़े सेंटेंस की जहां पर हमें कई बार सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या फिर टेंस का पता नहीं चलता कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए। तो मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लिखने से पहले एक बात, एक छोटा सा पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए वो जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसके लास्ट में है लिखा हुआ है या फिर था लिखा हुआ है होगा तो यूज होगा इज, एम और आर। वर्ब के रूप में किसका यूज हो जाएगा? इज, एम और आर। वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर था है तो यूज होगा वाज या फिर वर। क्लियर? अब एक सेंटेंस लिखता हूं, हमारे भारत में पिछले कुछ सालों से कृषि के क्षेत्र में किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। एक सेंटेंस है हमारे पास, छोटा है, हमारे भारत में पिछले कुछ सालों से कृषि के क्षेत्र में किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले एक बार ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं वो किस साइड से शुरू होता है? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और किस साइड आगे बढ़ते हैं? राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट। कौन सी साइड में चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेकिन इंग्लिश को भी हम जब पढ़ते हैं तब किस प्रकार पढ़ा जाता है कि बुक में कोई सेंटेंस है, न्यूज़पेपर में कोई सेंटेंस है, उसको भी हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से किस तरफ चलता है? राइट साइड की तरफ चलता है। लेकिन इंग्लिश में जब हम उसका इंग्लिश से हिंदी में उसका ट्रांसलेट करने जाते हैं, ट्रांसलेशन करने जाते हैं, तब हम राइट साइड से शुरू करते हैं और किस तरफ आगे बढ़ते हैं? लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इस सेंटेंस को उस मेथड से ट्रांसलेट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे काम क्या किया जाता है। सेंटेंस को एक बार उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पर हमने फुल स्टॉप लगाया था उस तरफ से एक बार इस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। और जब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो जहां कहीं भी हमें बीच में कोई कनेक्टर मिल जाए, कनेक्टर का मतलब होता है या तो कोई कंजक्शन दिया हुआ मिलेगा या फिर कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई मिलेगी, उस प्रीपोजिशन या कंजक्शन को या उस कनेक्टर को अंडरलाइन करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं हम यहाँ से, है से लिखा है, नहीं, अच्छी, ज्यादा, स्थिति, की। ये की प्रीपोजिशन है, कनेक्टर है हमारा, अंडरलाइन कर देंगे। आगे पढ़ेंगे किसानों में फिर से कनेक्टर आगे अंडरलाइन कर देंगे। क्षेत्र के फिर से प्रीपोजिशन है, कोई कनेक्टर है, अंडरलाइन कर देंगे। आगे लिखा है कृषि से, आगे लिखा है सालों, कुछ, पिछले, में, आगे लिखा है भारत और हमारे। जितने भी इस सेंटेंस में कनेक्टर्स थे, प्रीपोजिशन या कंजक्शन थे, सबको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इन कभी भी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन या कोई कंजक्शन, कोई कनेक्टर दिया हुआ है तो वो जरूर किसी ना किसी वर्ड के साथ यूज किया गया है। तो जिस वर्ड के साथ इसका यूज किया गया है उसे उसके साथ में ऐड कर देंगे। की, ये की है, किसकी बात कर रहा है? किसानों की, ये हो जाएगा। आगे लिखा है में, किसमें? क्षेत्र में, के, किसके? कृषि के, से, कब से? कुछ सालों से, पिछले
पिछले कुछ सालों से, ये से है वो आया है टोटल पिछले कुछ सालों से बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है में, किसमें, हमारे भारत में। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाएगा। जितने वर्ड थे सबको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जिन जिन वर्ड को अंडरलाइन किया गया है वो सारे के सारे किस दिशा में चलेंगे, लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। फिर जो सेंटेंस बच गए जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया वो चलेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे। जहां पर ये लेफ्ट वाले खत्म होंगे उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और ये हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट तैयार होगा। देखिए अब बचा क्या, स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जो बच गया, जो वो विदाउट कनेक्टर था, वो कौन सी दिशा में चलेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। सबसे पहले हमारे पास लिखा है स्थिति। स्थिति को क्या बोला जाता है, कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं सिचुएशन। ये वर्ड हम हमारी वोकेबलरी के अनुसार कोई भी वर्ड जो हमें आसान लगे, इजी लगे, जो हमें आ रहा है उसका यूज कर सकते हैं। अकेला आ रहा है साथ में हम किसी आर्टिकल का यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा, द कंडीशन या फिर द सिचुएशन। अब बात कर रहे हैं हमारे पास देखो क्या लिखा गया है। हमने शुरू में बात की थी कि है आ जाए तो किसका यूज करना होगा, इज, एम और आर का। अगर मान लो यहाँ पर है नहीं था होगा तब क्या हो जाएगा, वॉज और वर का। है हमारे पास दिया हुआ, इज, एम और आर में से किसी का यूज करना है। हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। आगे देखो 3 नंबर आता है, 3 नंबर पे किसका यूज होगा, एन, ओ और टी। ये हमेशा कितने नंबर पे होगा, 3 नंबर पे। देखिए नोट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ हो जाएगा नोट। द कंडीशन इज नोट। अब बचा क्या, ज्यादा और अच्छी। ज्यादा को क्या बोला जाएगा, वेरी, और अच्छी को क्या बोला जाएगा, गुड। देखिए सेंटेंस मिलकर तैयार हो गया, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। अब बचा क्या, प्रीपोजिशन वाला कनेक्टर वाला पार्ट। कहाँ से स्टार्ट होगा, इस की से स्टार्ट होगा। की को क्या बोला जाता है, ऑफ, का, के, की, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे लिखा है कि किसकी बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, किसानों की, तो ऑफ फार्मर्स क्या हो जाएगा, ऑफ फार्मर्स। आगे देखिए में, किसमें, क्षेत्र में। में को बोला जाता है इन, और क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, फील्ड बोला जाएगा, इन फील्ड। के, किसके, कृषि के। ये के किसके लिए आया है, कृषि के लिए। क्या होगा, कृषि के को फिर से हम क्या बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे। ऑफ कृषि को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। आगे लिखा है से, कब से। देखिए टाइम की बात हो रही है, टाइम को बताने के लिए 2 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एक होता है सिंस और दूसरी होती है फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर का। मतलब पीरियड ऑफ टाइम फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। देखिए हमारे पास समय दिया गया पिछले कुछ साल। हम कोई भी हम में से ये डिसाइड नहीं कर सकता पिछले कौन से सालों की बात हो रही है, कितने सालों की, 5 साल की बात है, 10 साल की बात है, 1 साल की, या फिर 20 साल की, या 100 साल की। मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर। फॉर पिछले को क्या बोला जाता है, लास्ट। कुछ, फ्यू, सालों, ईयर, तो हो जाएगा फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, आगे बात करेंगे में, किस में फिर से आ गया में। इन, किस में, किसकी बात हो रही है, हमारे भारत में। इन, हमारे, आर, भारत, इंडिया। हमारे पास सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है। सेंटेंस लिखा था, हमारे भारत में पिछले कुछ सालों से कृषि के क्षेत्र में किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारे पास सेंटेंस बनके तैयार हुआ है, द कंडीशन या फिर द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड फॉर फार्मर्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लास्ट फ्यू इयर्स इन आवर इंडिया। इसी प्रकार हम कितना भी बड़ा सेंटेंस 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, पूरा का पूरा अगर पैराग्राफ भी दिया गया हो, इस हम ट्रिक से, इस तरीके से बड़े सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसमें फिर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट में किसको मानूं, कौन से वर्ड को इसको पहले लिखूं,
मान लो यहाँ पर लिखा था फॉर और ऑफ एग्रीकल्चर, इसको पहले लिखूं या फिर इसको बाद में लिखूं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ये तरीका जो हमारे पास बुक्स में सेंटेंस दिए गए रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में जो सेंटेंस होते हैं, उनका जो तरीका होता है वो यही तरीका काम में लिया जाता है। आज की इस क्लास में हमने देखा है कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी बुक्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उनमें इंग्लिश लिखी हुई रहती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से वर्ड को पहले बोले, कौन से वर्ड को बाद में बोले। आज में जो हमने ये तरीका देखा है, आज की क्लास में जो हमने ये तरीका देखा है, कौन से वर्ड को किस प्रकार यूज किया जाएगा, कहाँ कनेक्टिव को फाइंड किया जाएगा। इसी प्रकार हम अगली क्लास में देखेंगे कि जो इंग्लिश के बड़े से बड़े जो सेंटेंस है उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार अच्छे से अच्छे तरीके से देखेंगे, आसानी से देखेंगे, जो सबको सही तरीके से समझ आए। आज यही हमारी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।